अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब हमने फर्स्ट डे का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है एवरेज एटॉमिक मास। इसके साथ साथ हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। फिलहाल मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास कोई नंबर्स हैं, इन नंबर की आप लोगों ने एवरेज जो है वो मालूम करनी है। एवरेज मालूम करने के लिए हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि सम ऑफ दी नंबर, जितने भी आपके पास नंबर मौजूद थे उन नंबर का सम कर लो, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, कि वो कितने मिकदार में हैं वो उससे आप उसको डिवाइड कर दो। जैसे ये 1 2 3 नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, इसलिए हम इसको 3 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास इस नंबर की एवरेज आ जाएगी। अगर आपके पास कोई नंबर जो है वो 2 मरतबा रिपीट हो रहा हो और इसकी कहा जाए एवरेज मालूम करें, तो आप सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर जो है वो हमारे पास 4 हो गए हैं, तो हम इसको 4 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर फिर एक नंबर ऐड कर देता हूँ और वो 1 है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी एवरेज को मालूम करने के लिए हम एवरेज मालूम करेंगे सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब टोटल मिकदार कितनी आ रही है, ये नंबर 5 हो गए, तो हम इसको 5 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी दिए हुए नंबर की एवरेज जो उसको मालूम कर सकते हैं। क्या ये जो 1 3 टाइम लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या नहीं, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर तो यही आना है ना। 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, +2 + 3। तो इस तरह से जब आप उसका सम करेंगे, ये ऐसे लिख लिया जाए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 +2 + 3, तो तब भी आपके पास जो सम ऑफ नंबर ऐसे ही आ जाएगा। ये बटे में जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आप कैसे मालूम करेंगे, ये देखो 1 जो था वो 3 मरतबा रिपीट हो रहा है, 3, 2 जो है वो सिर्फ 1 मरतबा रिपीट हो रहा है, 4 वैल्यू होगी, और ये 3 जो था ये भी 1 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से ये 5 वैल्यूज़ हैं, इसलिए ओवर में मैंने इसको 5 लिखा हुआ है। अगर आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो ऐसे आ जाए, तो अब आप इसको कैसे सम अप करेंगे, इसकी एवरेज कैसे मालूम करेंगे। सम ऑफ दी नंबर 1 + 1 + 1, जिसको मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस आ जाएगा 2 प्लस ये सारे नंबर बार बार लिखने थे, क्योंकि ये 5 मरतबा रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5 जो है ये लिख लेता हूँ। लेकिन इसके ओवर में वैल्यू कैसे लिखनी है, तो फिर देख लेते हैं। ये 3 टाइम रिपीट हो रहा था, 3 हो गया, ये 1 मरतबा रिपीट हो रहा है, 4 वैल्यूज़ होगी, और ये 5 मरतबा रिपीट हो रही है, तो इन सभी वैल्यू को अगर आप ओवर में लिखते हैं तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो 9 आ जाएंगी। तो इस तरह से आप इसका एवरेज जो इसको मालूम कर सकते हैं। इसी एवरेज के फार्मूले से हेल्प लेके हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसका सॉल्यूशन हम लोग जो फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें बताया हुआ नियॉन 20, जिसकी एवरेज हम लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमीट्री में पढ़ी थी कि नियॉन 20 जो है वो इतनी मरतबा हमारे पास अपने आइसोटोप में प्रेजेंस शो करता है। नियॉन 21 जो है उसकी प्रेजेंस जो है वो आपके पास आ जाती है 0.257, लेकिन इस एग्जांपल में इसको अप्रॉक्सीमेटली चेंज करके 2.26 जो है लिख दिया हुआ है। आप लोगों ने मेट्रो क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि 1 डेसिमल जो है इस वैल्यू को इंक्रीज़ कर देना है, तो चाहे ये वैल्यू लिख ली जाए जो बुक में मेंशन की हुई है एग्जाम्पल 1 के अंदर, या ये वैल्यू लिख ली जाए जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री टॉपिक के अंदर थी, तो ये दोनों एक ही जैसी वैल्यू हैं। इसके बाद नेक्स्ट आया था नियॉन 22, और उसकी हमारे पास अबंडेंस थी 8.82%। अब नियॉन तीनों आइसोटोप जो है इनके हम लोगों ने एवरेज जो है वो मालूम करनी है, और ये एवरेज एटॉमिक मास जो है वो परसेंटेज के लिहाज से हम लोगों ने मालूम करना है। तो इसलिए हम लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, सम ऑफ द नंबर्स, जितने भी नंबर थे उन आपका सम ले लेना है। ये नियॉन 20 है, नियॉन 21 है और नियॉन 22 है।
ठीक है, डिवाइडेड बाय देयर नंबर। लेकिन ये कितनी मरतबा आ रहा था, आपने उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 1 3 टाइम आ रहा था तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। नियॉन 20 इतनी मरतबा आता है आइसोटोप की एग्जिस्टेंस में, इसलिए आप इसको 90.92 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नियॉन 21 जो इतनी मरतबा आता है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 0.26 के साथ। नियॉन 22 जो इतनी मरतबा आता है तो इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8.826। ये सारे नंबर कितनी मरतबा आते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में था कि ये 3 मरतबा आया, ये 1 मरतबा आया, ये 5 मरतबा आया। नियॉन 20 जो था वो इतनी मरतबा आ रहा है, नियॉन 21 जो उसकी इतनी प्रेजेंस है, नियॉन 22 जो उसकी इतनी एग्जिस्टेंस हमारे पास मौजूद है। इन सभी नंबर को अगर आप सम अप कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरह से आप एवरेज एटॉमिक मास नियॉन का जो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सारे हिस्से को सॉल्व कर लिया जाएगा तो नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास जो है वो आपके पास आ जाएगा 20.18 AMU एटॉमिक मास यूनिट, यानी नियॉन के एक एटम का मास जो है वो हमारे पास इतना आ जाएगा। और पीरियोडिक टेबल के अंदर नियॉन के सैंपल को हमने इसी तरह से जो पुट किया हुआ है, जैसे हमने पहले भी एटॉमिक मास यूनिट में पढ़ा था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मौजूद हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम। लेकिन जब उनको पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है, क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर एक जैसा ही है, लेकिन एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखा हुआ है वो हमारे पास है 1.00876 या 8 लिख दिया जाए। तो ये सभी एटॉमिक मास की जो हमने एवरेज निकाली हुई है और इस लिहाज से इसका आंसर जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पुट किया हुआ है। इसी तरह से कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सभी के आइसोटोप जो है उनका एवरेज एटॉमिक मास जो इसी तरह से मालूम किया जाता है। अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो थी वो हमने टेबल 1.1 के अंदर जो थी वो पढ़ी है कि कितने परसेंटेज जो हमारे पास हाइड्रोजन 1 जो है उसकी मौजूद होती है। हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम पीरियोडिक टेबल के अंदर जो था, सॉरी टेबल 1.1 के अंदर हमने पढ़ा था, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो आप इनकी अकरेंस के साथ मल्टीप्लाई करके इनका एवरेज एटॉमिक मास जो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास नियॉन की एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पर अब एक पॉइंट नोट करने वाला है, नियॉन के जो आइसोटोप थे उनका मास या तो 20 था या 21 था या 22 है, लेकिन उनकी एवरेज एटॉमिक मास जो हमारे पास ये निकली है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, नो नियॉन आइसोटोप हैव एटॉमिक मास 20.18 AMU, वाई। ठीक है, तो याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 5 साल पेपर में देखेंगे तो ये बार बार रिपीट होता है कि नियॉन के किसी भी आइसोटोप का मास इतना नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप लिखेंगे बिकॉज इट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप ऑफ नियॉन। ये सभी आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास है कैलकुलेटेड एज, और फिर आप उसके साथ कैलकुलेशन लिख के जो है उसका आंसर निकाल देंगे। ये आपका जो है कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आंसर लिखेंगे इसका बिकॉज इट इज़ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स। ये सभी आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास है कैलकुलेटेड एज। इसको कैसे कैलकुलेट करना है तो आप इसके कैलकुलेशन जो इसके साथ लिख देंगे। ये हमारा टॉपिक था कि किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास जो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसके साथ कंटिन्यू करना है एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है और नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। पहले हमें देखना एनालिसिस ऑफ कंपाउंड से क्या मुराद है। आप लोगों को कोई भी एक सैंपल दे दिया जाए और उस सैंपल के अंदर मिक्सचर्स ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हो,
यानी कोई दो चीज़ें मिक्स की हुई हो, 3 की हो, 4 की हुई हो। जैसे कि मैं आपको मिक्सचर देता हूँ, 10 kg उसका वेट है और उस मिक्सचर के अंदर मौजूद है आपके पास आयरन, सिल्वर एंड सैंड, ठीक है। और आपसे कहा जाता है कि इस मिक्सचर्स का कंप्लीट एनालिसिस करें, ठीक है। एनालिसिस के अंदर आपको फिर 2 कैटेगरीज जो है उसकी बनानी पड़ेंगी। एनालिसिस जो है वो हम पढ़ते हैं कि 2 कैटेगरीज के अंदर उसको क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा आ जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ की खसूसियत जो है, प्रॉपर्टी जो है, उसके लिहाज से उसको डिफ्रेंशिएट करना, क्वालिटीज़ चेक करना, ठीक है। क्वांटिटी मालूम करना, मिकदार मालूम करना, मास को मुहैया करना, दैट विल बी नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे इस मिक्सचर्स के अंदर क्वालिटी के लिहाज से 3 चीज़ें मौजूद हैं, आयरन, सिल्वर और सैंड। अब आयरन की क्या क्वालिटी है, आप एक मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट के साथ जो कंपोनेंट अटैच हो जाएंगे वो लाजमी तौर पर आयरन पार्टिकल होंगे। जो मैग्नेट के साथ पार्टिकल अटैच नहीं हुए वो सिल्वर के हो जाएंगे, और आप उसको जो है छान लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो सैंड के पार्टिकल जो आपके पास सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने उनकी क्वालिटी के लिहाज से, देखने के लिहाज से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिहाज से, कलर, स्मेल, टेस्ट के लिहाज से हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी जो उसको चेक कर सकते हैं। तो एक क्वालिटी के लिहाज से आपने मिक्सचर्स के इंग्रेडिएंट जो थे, कंपोनेंट जो थे, उनको सेपरेट कर लिया, आयरन, सिल्वर एंड सैंड। तो ये एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के अंदर पहला हमारे पास मिक्सचर में क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। अब हमने चेक करना क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आयरन जो आपने सेपरेट किया है, सिल्वर सेपरेट किया है, सैंड किया है, 10 kg में से कितनी मिकदार इन सभी कंपोनेंट की थी, तो आप उनका वेट कर लेंगे। जैसे आयरन जो है वो 5 kg हमारे पास मौजूद हो, सिल्वर जो है वो हमारे पास 3 kg मौजूद हो, और सैंड जो हमारे पास 2 kg जो मौजूद हो, तो ये आप एनालिसिस को नाम दे देंगे कि दैट विल बी नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो मिकदार के लिहाज से मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। हमने यहाँ देखना है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। कोई एक कंपाउंड हम लोगों को दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस कंपाउंड का जो है वो आप लोग एनालिसिस करें, और इस कंपाउंड के अंदर मौजूद चीज़ें जो उसको आप मुहैया करें। तो एनालिसिस ऑफ कंपाउंड में हमें देखना पड़ेगा कि कंपाउंड किन किन कंपोनेंट पर जो है वो मुश्तमिल है, और फिर हम उसकी क्वालिटी के लिहाज से और उनकी क्वांटिटी के लिहाज से उसका कंप्लीट एनालिसिस जो है वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के मदद से ही हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने से पहले एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम और कितने मिकदार के अंदर जो मौजूद है वो हमें उसको चेक करना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल से अगर आप इन सब का मास लिखते हैं, कैल्शियम का मास होता है 40, प्लस कार्बन का मास होता है हमारे पास 12, प्लस ऑक्सीजन 1 होगा तो 16, यहाँ 3 ऑक्सीजन है। इन सभी का मास अगर सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 AMU। अब कैल्शियम की वजह से कितनी परसेंटेज है, कार्बन की वजह से कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की वजह से कितनी परसेंटेज है, तो ये आपने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर चेक करनी हो तो हम लिखा करते हैं मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड ओवर मास ऑफ कंपाउंड। क्योंकि परसेंटेज चेक करनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ। तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ एलिमेंट चेक करनी हो किसी भी कंपाउंड के अंदर तो आप यहाँ पर परसेंटेज चेक करने के लिए ये फार्मूला याद रखेंगे। जब आप परसेंटेज निकाल लेंगे तब ही हमारे पास किसी भी चीज़ का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम किया जा सकता है। एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो भी आ जाएगा। इस तरह से किसी भी चीज़ का एनालिसिस मालूम करने के लिए हम इसको आगे कंटिन्यू किया करते हैं।
नेक्स्ट हमारे सिलेबस के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो मेंशन की हुई है। तो एग्जाम्पल की मैं स्टेटमेंट रीड करूँगा और साथ साथ हम उसको देखते जाएंगे कि हमने उसको कैसे जो वो सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड, यानी हमारे पास एग्जाम्पल 2 के अंदर जो है मास ऑफ कंपाउंड गिवन है। कितना है मास ऑफ कंपाउंड? 8.657 ग्राम। तो ये टोटल मास ऑफ कंपाउंड, परसेंटेज मालूम करने के लिए हमें टोटल मास ऑफ कंपाउंड चाहिए था, वो गिवन है। वह डीकम्पोज इनटू इट्स एलिमेंट एंड गेव, जैसे इस एलिमेंट को मैंने तोड़ा है तो इसमें कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन मौजूद है। ये जो मैं सैंपल दिया हुआ था उसको जब तोड़ा है, उस कंपाउंड को तोड़ा है, तो उसमें वो कहते हैं गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये 5.217 ग्राम मास ऑफ कार्बन जो है वो हमारे पास गिवन है। एंड 0.962 ग्राम जो कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास गिवन है। एंड 2.478 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन जो है ये हमें गिवन है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड अंडर स्टडी। पता नहीं है कौन सा कंपाउंड है, लेकिन हमें कहा गया कि इसके आप परसेंटेज जो है वो मालूम करें। हमें देखना है कि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है। तो पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या लिखेंगे? मास ऑफ कार्बन गिवन है 5.217 ग्राम। और क्या है? मास ऑफ कंपाउंड वो भी गिवन है 8.657 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करनी है तो वो भी हमारे पास है, मास ऑफ हाइड्रोजन जो है गिवन है और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करनी है तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बुक में हमारे पास इनके आंसर जो है वो गिवन है, तो वो हम आंसर जो उसको कॉपी कर लेते हैं। 60.28% कार्बन मौजूद है, 11.11% जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है और 28.62% जो है ये हमारे पास इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये परसेंटेज थी हमारे पास ऑफ द गिवन कंपाउंड। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम करना जो है ये रियली मैटर करता है। और ये एक एग्जांपल से हमें इसका सलूशन बता दिया है कि आप किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड एक एग्जांपल दी है और उसके कैलकुलेशन के कुछ स्टेप्स हैं, तो उनको हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे कि स्टेप्स क्या हैं और एग्जांपल जो उसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। एम्पिरिकल फार्मूला और एग्जांपल नंबर 3 इसको साथ साथ हम लोगों ने सॉल्व करना है। मैं ज़रा एग्जांपल 3 जो है वो यहाँ लिख लेता हूँ और फिर हम एम्पिरिकल फार्मूले के टॉपिक की तरफ आते हैं। अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, इस पॉइंट को हमने अंडरलाइन करके साल लिख लेना है, MCQs है। विटामिन सी इसका अदर नेम पूछा है तो दिस इज अस्कॉर्बिक एसिड। कंटेन 40.92% कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन 40.92। इसके साथ ही दिया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 4.58। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है तो वो हमारे पास आ जाती है 54.5%। एग्जाम्पल नंबर 3 में सॉल्व करने जा रहा हूँ जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द अस्कॉर्बिक एसिड? अस्कॉर्बिक एसिड जो इसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला जो इसको फाइंड आउट करना है और एम्पिरिकल फार्मूला के साथ साथ हम ये सॉल्व कर ले
उससे पहले देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की स्टेटमेंट डेफिनेशन। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? यह C6H6। अगर आप इस फार्मूले को किसी एक नंबर से डिवाइड करें, उससे कोई एक ऐसा नया फार्मूला बन जाएगा जिसको फर्दर और हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा, इसको भी 6 से डिवाइड किया है, इसको भी 6 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 6 से डिवाइड कर दिया। डिवीजन रूल के मुताबिक यहाँ रेशो है, और रेशो में हम कहते हैं एक ही नंबर से डिवाइड करना है। इन सबको एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको भी अगर हम डिवाइड करें एक जैसे नंबर के साथ ही, कार्बन वैल्यू को भी 6 से डिवाइड कर दिया, हाइड्रोजन वैल्यू को भी 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास जो है फार्मूला आ जाएगा सक्रोज। शुगर चीनी का जो फार्मूला आता है C12H22O11। क्या इसको किसी एक जैसे नंबर से डिवाइड करके सिंपलेस्ट आंसर आ सकता है? ये दोनों तो 11 से डिवाइड हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक जैसे नंबर से ही डिवाइड करके आंसर आना चाहिए, और वो आंसर कैसा हो? जैसे कार्बन की बेस में 1 लिखा है, हाइड्रोजन में भी 1 लिखा हुआ है, होल नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो नया फार्मूला बना है जिसमें सिंपलेस्ट और होल नंबर रेशो मौजूद होगी, ऐसे फार्मूले को हम नाम देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अगर इसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन लिखेंगे तो हम कहेंगे फार्मूला विच टेल्स अबाउट सिंपलेस्ट, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर मौजूद जो सबसे सिंपलेस्ट रेशो बताने वाला फार्मूला होता है, उस फार्मूले को नाम दे दिया जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कार्बन की सिंपलेस्ट रेशो ग्लूकोज के अंदर 1 है, हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट रेशो 2 है, ऑक्सीजन की सिंपलेस्ट रेशो जो है वो 1 है। तो ये होल नंबर रेशो भी है, सिंपलेस्ट रेशो भी है। जो सिंपलेस्ट और होल नंबर रेशो के बारे में बताएगा उस फार्मूले को नाम दे दिया जाता है एम्पिरिकल फार्मूले का। अब एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स जो है वो मौजूद होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूले को डिफाइन कर दिया, एम्पिरिकल फार्मूले की एग्जांपल लिख ली, और कैलकुलेशन के स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन। किसी भी चीज़ का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है तो उसके 4 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं हमारे पास, 4 डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट वन है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, उसको मालूम करना। सबसे पहला काम होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, उसको मालूम करना। ये सॉल्व करने के लिए मैं एग्जाम्पल 3 से हेल्प लेते जाऊंगा। यहाँ एग्जाम्पल 3 के अंदर हमें परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है। अगर परसेंटेज ना दी होती, मास दिया होता, तो हम क्या करते? अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अगर परसेंटेज दी हो वेल एंड गुड, अगर परसेंटेज ना गिवन हो तो फिर आप लोगों ने परसेंटेज उसको मालूम करना है। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम हमारे पास आ जाता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम करने के बाद मोल या ग्राम एटम जो है वो मालूम करना। अब मोल या ग्राम एटम कैसे मालूम करना है, डिटेल हमारे इसी चैप्टर के अंदर मौजूद है। मैं ये जर्नली सा कंसेप्ट जो लिख देता हूँ,
परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, उसको हमने डिवाइड कर देना है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट के साथ। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो गिवन है उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से आप उसको डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मास से। कार्बन का एटॉमिक मास कहाँ से आएगा? पीरियोडिक टेबल से, वो 12 होता है। हाइड्रोजन की परसेंटेज है तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से जो आप इसको डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन की परसेंटेज है तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ आप इसको जो वो डिवाइड कर देंगे। और याद रखना है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हमेशा पीरियोडिक टेबल से जो है वो लिया जाता है। तो ये तीसरा काम हो जाएगा आपके पास। आपने इसको जो है वो ग्राम एटम यानी मोल जो है वो मालूम कर लेने। उसके बाद तीसरा काम आपके पास आ जाता है सिंपलेस्ट रेशो मालूम करनी। ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इनका कोई ना कोई आंसर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल जो है उसके अंदर हम इसकी रेशियो देख लेते हैं। कार्बन को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.41। हाइड्रोजन जो है इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4.54। ऑक्सीजन जो है जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.406। दूसरा स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपने इनकी बनानी है सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो कैसे बनानी है? डिवाइड ऑल वैल्यूज बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी सभी वैल्यू को उससे आपने डिवाइड कर देना है। ये तीन तरह की वैल्यूज आई थी, अब इन तीनों में से ये वैल्यू सबसे छोटी है तो इसलिए आप सभी वैल्यूज को इसी से जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट आंसर जिसको हम नाम दे देंगे सिंपलेस्ट वैल्यू का। ये डिवाइड होने के बाद आंसर आ जाएगा 1। ये भी डिवाइड होने के बाद आंसर आपके पास आ जाएगा 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33। अब चौथे स्टेप के अंदर आपने दो चीज़ें याद रखनी होती हैं। सिंपलेस्ट रेशो आपके पास दो तरह की आ सकती है, फ्रैक्शन में भी और होल नंबर में भी। ठीक है, फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है और होल नंबर के अंदर भी आंसर आ सकता है। सभी वैल्यू को देखना है, किसी एक को नहीं। ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन है। इसका मतलब कि ये ओवरऑल जो आंसर है वो हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर मौजूद है। अगर आपके पास आंसर फ्रैक्शन में आएगा तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू होल नंबर। हमें इसको होल नंबर के अंदर तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फार्मूले में पढ़ा था, डेफिनेशन में पढ़ा था कि एम्पिरिकल फार्मूला होल नंबर रेशो को एम्पिरिकल फार्मूले का जो है वो नाम देते। तो अगर फ्रैक्शन में है तो हमें होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाय मल्टीप्लाइंग विथ सूटेबल नंबर। आप इसको किसी एक सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अब ये सारी वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डिवाइड सभी वैल्यू को एक जैसे नंबर से किया था तो मल्टीप्लाई भी सभी वैल्यू को एक जैसे नंबर से करना है। देखो, अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगा, लेकिन ये 2.66, फिर ये फ्रैक्शन रह गया, यानी 2 नंबर जो है इसके लिए सूटेबल नहीं है। अब अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 आ जाएगा, ये 3.99 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 4 के, और ये 3 हो जाएगा। यानी अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सारे के सारे होल नंबर बन जाएंगे। और अब आप इसको लिख दें कि अस्कॉर्बिक एसिड जो था उसका एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला गिवन डाटा के मुताबिक जो है वो C3H4O3 जो है ये हमारे पास बन जाता है। इस फार्मूले को देखने से कोई पता नहीं चल रहा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें एक्चुअल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कितने होंगी। तो ये एम्पिरिकल फार्मूले के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक ड्रॉबैक है
ये हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है, सिंपलेस्ट और होल नंबर रेशो। किसी भी एलिमेंट की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के बारे में जो बताएगा उस फार्मूले को एम्पिरिकल फार्मूले का जो वो नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर जो फोकस किया जाए। अगर इसमें कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग कमेंट्स के अंदर जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो आप लोगों के पास आती रहे। शुक्रिया।